बंगाल में कोरोना का महाविस्फोट। आज चर्चा इसी पर होगी अपने खास पैनल के साथ में। देश भर से जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, लाखों की तादाद में रोजाना बढ़ रहे हैं, कमी नजर नहीं आ रही है। विस्फोटक स्थिति वैसे ही बनी हुई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने देखा कि क्या कुछ हुआ और अब पश्चिम बंगाल में कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा नए केस सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से जुड़ी हुई। आज 7वें चरण का एक तरफ चुनाव जारी है तो दूसरी तरफ बंगाल में कोरोना विस्फोटक की स्थिति पर आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि 15,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। इसे शुरुआत भर कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, किस तरह से काबू होगा, किस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल से सामने आएगी, आज इस पर एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। बंगाल में कोरोना से कुल 7,43,950 केस अभी सामने हैं। कोलकाता में टेस्टिंग में हर दूसरा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए इस हालात का। बंगाल में टेस्टिंग के दौरान 25% संक्रमण दर यहां पर मिली हुई है। ट्रिपल वेरिएंट में 130 में से 129 केस बंगाल से ही हैं। 15,000 से ज्यादा नए केस, 25% संक्रमण दर। और अब वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश का। दरअसल देश भर में कोरोना से त्राही त्राही मची हुई है। चुनावी समर पार कर रहे पश्चिम बंगाल में वायरस से हालात विस्फोटक होते जा रहे हैं। यहां बीते 24 घंटे का जिक्र करें तो कोरोना ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल में कोरोना का नया वेरिएंट काल बनकर टूट सकता है। हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट का एक खास बड़ा पैनल मौजूद है जो कि आपको बताएगा कैसे विस्फोटक हालात में खुद का बचाव करना जरूरी है। लेकिन उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट आप देखें, ये पूरे हालात देखें कि किस तरह से बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट, एक दिन में रिकॉर्ड नए केस से हड़कंप। चुनाव के बीच संक्रमण में तेजी से उछाल, देसी वेरिएंट दे रहा है खतरे का अलर्ट। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा रखी है। इस पर काबू पाने की केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। कोरोना की दूसरी लहर से पार पाने की कोशिशों का नतीजा अब तक सिफर ही रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने से संक्रमितों की तादाद तेजी से बढ़ी है। वहीं अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा धराशायी होती जा रही है। तमाम अस्पताल बेड्स ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है। यहाँ संक्रमितों की संख्या में तेजी से उछाल आई है। कोलकाता में RT-PCR टेस्ट जाँच होने पर जो रिपोर्ट आ रही है वो चौंकाने वाली है। कोलकाता में कोरोना टेस्ट में हर 2 में से 1 व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में कोरोना टेस्ट के बाद हर चौथा व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिल रहा है। सूबे में बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,879 नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया है, तो 24 घंटे में 57 लोगों की मौत की खबर से खतरे की आहट सुनाई दे रही है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में हालात और भयानक हो सकते हैं। बंगाल में कोरोना विस्फोट के पीछे देसी वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान में कोरोना का एक नया म्यूटेंट तैयार हो गया है जो देसी है। जानकार इसे ट्रिपल म्यूटेंट वायरस बता रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बंगाल में देखने को मिला है। पूरे देश में इस म्यूटेंट के 130 केस मिले हैं। इनमें से अकेले पश्चिम बंगाल में 129 मामले हैं। जानकारों का दावा है कि E484K एक खतरनाक वेरिएंट है जो कि किसी तरह की प्लाज्मा थेरेपी को भी चकमा दे सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो बंगाल में कोरोना का महाविस्फोट, इस पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। इंट्रोडक्शन आप सभी खास मेहमानों का करवाना चाहेंगे। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, आप IEM में वित्त सचिव हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप सीनियर हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अंजर काजी हमारे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर राजेश केसरी भी हमारे साथ हैं, हेल्थ एक्सपर्ट है। और साथ ही तापस हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त बने हुए हैं पूरे हालात पर जानकारी देने के लिए। सबसे पहले रुख आपकी तरफ करेंगे डॉक्टर अनिल गोयल। पहला सवाल यही है, पश्चिम बंगाल में कोरोना विस्फोट जिस तरह से आंकड़ों के जरिए सामने आया है, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? क्योंकि माना जा रहा है कि अभी स्थिति और भयावह हो सकती है। देखिए, पश्चिम बंगाल में ये तो एक्सपेक्टेड था, ये महाविस्फोट होने वाला है। जिस तरह की रैलीज, जैसे आपने कहा, एक अगर कारण माने तो जो वहां पर रैलीज हुई हैं, जहां पर जो दूरियां 2 गज को धता बता दिया गया है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग थी नहीं, जहां मास्क थे नहीं, जहां हैंड हाइजीन था नहीं, जहां रेस्पिरेटरी हाइजीन था नहीं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं था, उसके कारण ये कोरोना का महाविस्फोट हुआ है।
और उस कोरोना महाविस्फोट के कारण ही जो ट्रिपल वेरिएंट है, दूसरा फैक्टर आया ट्रिपल वेरिएंट। जो ट्रिपल वेरिएंट वहां से, जिसको हम बंगाल वेरिएंट भी कह रहे हैं, वो दिल्ली में भी आया है। एक्चुअली आपने कहा कि कुछ 115 में पाया गया, मैं कहूंगा ये ट्रिपल वेरिएंट अगर और जीनोमिक स्टडीज करेंगे तो हिंदुस्तान में यही कहर बरपा रहा है। दिल्ली में भी ट्रिपल वेरिएंट ही कहर बरपा रहा है, वही बंगाल में भी कहर बरपा रहा है, जो बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है, बहुत तेजी से दूसरे तीसरे दिन में ही लंग में निमोनिया कर देता है, 50% डैमेज कर देता है, 70% चौथे पांचवें दिन डैमेज कर देता है। इसलिए जो रैलीज हुई है, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहा है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रहा है, एक नया वेरिएंट आया है, इसलिए ये महाविस्फोट हुआ है। इसको रोकने के लिए हमको सारा कुछ, नहीं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा जाएगा। बिल्कुल सर, रोकने के उपायों पर आगे चर्चा जरूर करेंगे। आप सभी एक्सपर्ट्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि अब इसे रोका कैसे जा सकता है, नतीजे और ज्यादा भयानक ना हो, उसके लिए क्या कदम उठाए जाना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, ये अगला सवाल आपसे है। बंगाल में ये तीसरी लहर आपको कितना लगता है कि घातक साबित होने वाली है, कितनी ज्यादा ये खतरनाक साबित हो सकती है? हालांकि हम सभी चाहते हैं ऐसा ना हो, लेकिन हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, हालात से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। कितनी घातक ये साबित होगी? सबीना जी, ये बात तो पक्की है कि ये वेव बहुत खतरनाक है। इसके रैमिफिकेशन आप समझिए, इसमें सिर्फ महाराष्ट्र और बंगाल नहीं हारता, अगर केसेस बढ़ते हैं तो देश हारता है, क्योंकि माइग्रेशन होता है। 5 से 7% वर्क फोर्स बंगाल से आती है। अगर आज आप देखें, अमेरिका का मॉडल देखें, जब पैंडेमिक में कितने पूरे विश्व में कितने देशों में इलेक्शन हुआ, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का और बंगाल का और बिहार का। बिहार में उस समय केसेस बहुत कम थे, इसलिए हम शायद रैली के माध्यम से बच गए। इस बार जब वेरिएंट स्टार्ट हुआ, दूसरे चरण तक इन्फेक्शन रेट काफी बढ़ चुका था। और आज देखिए, आज भी वोटिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि वोटिंग रुक गई है। 29 तारीख तक वोटिंग होगी और 2 तारीख तक आपके रिजल्ट आएंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से वहां पे उनकी हार हुई, क्योंकि उन्होंने कहा मास्क की जरूरत नहीं है। बंगाल में भी वही चीज हुआ, क्योंकि क्षेत्रफल में बंगाल अमेरिका के मुकाबले में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो आप जब इतने क्लोज क्लस्टर में रहते हैं, धारावी जैसी जगह पे हम देख सकते हैं कि कोरोना पनपता है और फैलता है, जहां पे आपस में लोग टकराते हैं और रहते हैं। तो ये बात समझना जरूरी है कि ये बहुत खतरनाक, अपने लिए नहीं पूरे देश के लिए। आपने एक, अगर अभी जो बाइडेन का इंटरव्यू सुना हो परसों का, तो उन्होंने कहा अगर हिंदुस्तान पीछे रह जाता है कोरोना के केसेस में, तो पूरा विश्व रह जाएगा, क्योंकि आज की स्थिति में हमारे बॉर्डर सबके साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए जरूरत है हमारे को वेस्ट बंगाल पे ध्यान देने की। और इसका उत्तर आखिरी जैसे शो बढ़ेगा तब अब लोग डिस्कस करेंगे कि उसके उपाय क्या हैं। बट हाँ, बिल्कुल सर, उपाय पर, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा मकसद भी यही है कि उपाय पर फोकस किया जा सके, और हमारा जो खास ये शो रहता भी है उसका भी यही मकसद रहता है डॉक्टर राहुल भार्गव, कि आखिर हम किस तरह से वो तमाम उपाय आप एक्सपर्ट्स के जरिए सामने रख सके जो कि एक उम्मीद की किरण यहाँ पर जगाते हैं, और जिसे फॉलो भी हमारे जो लाखों दर्शक है वो जाहिर सी बात है जब देखते हैं तो वो करते भी होंगे यहाँ पर। डॉक्टर अंजर काजी, आपकी तरफ रुख करेंगे। क्या कुछ आपको लगता है, जैसा कि डॉक्टर राहुल भार्गव ने बताया, कि बंगाल में ये तीसरी लहर कितनी घातक साबित हो सकती है? आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ कहता है बंगाल के इस पूरे हालात को देखकर, प्रतिदिन जो मामले यहां पर सामने आ रहे हैं, संक्रमण दर को देखकर, हर दूसरा व्यक्ति यहां पर कोरोना संक्रमित पाया जा रहा है, कितना घातक आपको नजर आता है? अगर हम आज कोरोना की बात करें तो अभी कम्युनिटी वाइड हो चुका है, अब ये हर जगह फैल चुका है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो धीरे धीरे हर स्टेट में जा रहा है, हर स्टेट में फैल रहा है। और ऐसा नहीं है ये सिर्फ थर्ड वेरिएंट है, तीसरी लहर है, इसके बाद भी लहर आ सकती है, क्योंकि कोरोना के जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं और वो म्यूटेशंस के नतीजे में एक नई लहर पैदा हो जाती है। हमें आज ये सोच के चलना है कि अगर इससे भी ज्यादा घातक कंडीशन हुई, प्रॉब्लम हुई, तो हम उसे कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि अब ये कम्युनिटी एक्वायर्ड हो चुका है। अब इसे रोकथाम के उपाय हमें अपनाने हैं। अब इसके रोकथाम के उपाय सिर्फ और सिर्फ हम जो हमने पहले साल में मैंने बताया था, जो मास्क, सैनिटाइजेशन और हाइजीन को मेंटेन करना है। अच्छा, एक मेन बात सामने आई है, नए वेरिएंट है या कोई भी वेरिएंट जो कि अब कोरोना चल रहा है, इसमें 80% लोग खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं और 20% लोग जिसमें हमें हाई रिस्क वाले पेशेंट ढूंढने हैं, जिसमें उनका डेथ रेट कम करने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं, जिसको नमूनिया हो रहा हो, सिटी स्कैन में अगर हम 15 से स्कोर से ज्यादा हो, CRP बढ़ा हुआ और 101 से फीवर ऊपर हो, उन पेशेंट को हमें सिर्फ डील करने की जरूरत है। 80% रेट कोरोना में खुद ब खुद ठीक हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात अब तक सामने आई है मैम।
बिल्कुल सर, आपकी तरफ आगे भी आएंगे और जो डिटेल आप सभी पैनल हमें दे रहे हैं वो दर्शकों तक सीधे पहुंच रहे हैं। बहुत गौर से दर्शक हमारे इस शो को देखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इससे बहुत कुछ ऐसा समाधान निकलकर सामने आता है जो भले ही आम लगता हो लेकिन बहुत खास होता है। डॉक्टर राजेश केसरी, आपसे ये सवाल है, बंगाल में ट्रिपल म्यूटेंट जिसका जिक्र किया जा रहा है, खतरनाक ये कितना है, कितना नुकसानदायक है, किस तरह से ये बाकियों से थोड़ा अलग आपको नजर आता है? इसके खतरे की भाप हम चाहेंगे कि वहां तक पहुंचे, क्योंकि जब तक हम खतरे को समझेंगे नहीं तब तक हमें यह समझ नहीं आएगा कि हमें किस स्तर पर सावधानी बरतनी चाहिए। जी, हमें खतरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो बीमारी अभी जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 हफ्ते में, जो ट्रिपल म्यूटेंट की बात अभी कर रहे हैं, जिस नए विस्फोट की बात कर रहे हैं, बीमारी पहली बीमारी नहीं है। ये वो कोरोना नहीं है जो पिछले साल हुआ था जब पूरे देश में लॉकडाउन हुआ था। ये वो नहीं है, उससे कहीं कहीं ज़्यादा भयंकर है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो अभी क्या है कि अभी ज़्यादातर जानकारी जो हमें है वो हमें उस कोरोना के बारे में है जो स्टडीज़ के बारे में बोलते हैं, लक्षणों के बारे में बोलते हैं। जो भी चर्चा ज़्यादातर होती है वो चर्चा उस बीमारी के बारे में है जो बीमारी अभी नहीं है। अभी जो हमारे सामने नई बीमारी है ये ज़्यादा घातक है, ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और इस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन जो हैं, जो घातक कॉम्प्लिकेशन हैं, जो जैसे शुरुआत में डॉक्टर साहब ने बोला, वो पहले 3-4 दिनों में ही हो जा रहे हैं। और जो नंबर ऑफ पीपल हैं, जो तादाद है लोगों की जो इस बीमारी से बीमार हैं, वो पहले से कहीं कहीं ज़्यादा है। तो इस बीमारी में लक्षण भी तरह तरह के हो रहे हैं, लक्षण बड़ी जल्दी हो रहे हैं और ये बीमारी बड़ी जल्दी फैल रही है। और इस बीमारी में जो घातक परिणाम देखे जा रहे हैं वो वैसे नहीं जैसे पिछले साल थे कि ज़्यादातर केवल वृद्ध व्यक्ति होते थे या जिनको ज़्यादा बीमारी होती थी, कोई होते थे। बिल्कुल डॉक्टर अनिल गोयल, जो बात यहाँ पर सर कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है पहले के मुकाबले अभी का जो ये पूरा म्यूटेंट है, ट्रिपल म्यूटेंट, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। आप किस तरह से यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पहले वाला भी खतरनाक था, तब भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए थी, लेकिन अब का जो है उससे और ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है? सबसे पहले आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि ये स्पीड, ये जो आपको अटैक करता है उसकी स्पीड बहुत फास्ट है। जैसे कि मान लीजिए वो पहले वाला 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता था, ये 100 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। अभी आप किसी वायरस से पीड़ित मरीज के संपर्क में आएंगे, 1 घंटे में खांसी शुरू होगी, 4 घंटे में बुखार शुरू होगा, अगले दिन आपको बेड पर लेट जाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर आपको निमोनिया हो सकता है। 48-72 घंटे में हमने देखा 50% लंग डैमेज हो सकता है। चौथे 5वें दिन 70% लंग डैमेज होता है। ये ऑन रिकॉर्ड है। अब सारा ये वायरस की स्टडी, क्योंकि दिल्ली में भी, मैं ये स्टेटमेंट बहुत जिम्मेदारी से दे रहा हूं, दिल्ली में भी जो इन्फेक्शन हो रहा है वो यही ट्रिपल वेरिएंट है, सो कॉल्ड बंगाल वेरिएंट जी। तो और यंग, जैसे आप सब पैनल जानते हैं, यंग और बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा नंबर को बढ़ाता है। जैसे एक आदमी 30 लोगों को इन्फेक्शन दे सकता है, पहले वाला एक आदमी 4, 8, 10 तक जाता था। सो ये एक तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए इसीलिए केसेस। आप देखिए पहले 9000 केसेस पीक था दिल्ली में पिछली बार, अभी 30,000 तक पीक पहुंच गया। अभी यंग और बच्चों में हो गया। निमोनिया बहुत तेजी से 50-70% लंग्स को इन्वॉल्व करता है। ये 3 चीजों के कारण ये डिफरेंट है। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसका इलाज यही है, जल्दी करना है। इसीलिए ये जरूरी है कि जैसे ही सिम्टम हो, खांसी है, बुखार है, ये कोविड है और कुछ नहीं है, प्लीज किसको फ्लू ना माने। ये बहुत स्टेटमेंट बहुत कैटेगोरिकली दे रहा हूं। तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, तुरंत से इलाज शुरू कर दें, डे 1 पर शुरू कर दें। क्या कर रहे हैं लोग, पहले घर में देख लेते हैं, डोलो ले लिया, बुखार का दवाई ले लिया, इस चक्कर में 2-3 दिन 4 दिन निकाल लेते हैं और जब वो आते हैं तो दे कम विद सीवियर निमोनिया या मॉडरेट निमोनिया। इससे हमें बचाना है। हमारे मरीजों को, हमको निमोनिया होने से पहले ट्रीटमेंट शुरू करना है, ये बेसिक चीज है। बिल्कुल, इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही डिटेल के साथ सर आपने समझाया कि किस तरह से अगर हम कोरोना पेशेंट के संपर्क में आते हैं तो किस तरह से घंटे के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया जो देखने को मिलेगी। डॉक्टर राहुल भार्गव, एक सवाल और है, क्या आपको लगता है अभी की तो स्थिति हमारे आपके सामने है, ये स्थिति भी भयावह है, कोई दो राय नहीं है, क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है अगर वो उपाय जो कि आप तमाम एक्सपर्ट्स हमें बताते आए हैं, जो वैज्ञानिक बार बार चेता रहे हैं, अगर हालात काबू में नहीं हुए तो स्थिति और ज्यादा भयानक हो सकती है? सबीना जी, 2 सिर्फ पॉइंट हैं। जब भी ट्विटर पे, फेसबुक पे या कोई भी राज्य मंत्री कहता है कि हमारी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है, उसका कोई मतलब नहीं है।
135 करोड़ की जनसंख्या में अगर 0.1% लोग भी मरते हैं तो इतनी लाशें सड़क पे रहेंगी जिसका अकाउंटेबिलिटी बहुत कम रहेगी। तो हमारे को एब्सोल्यूट नंबर देखना चाहिए, ना कि ये नंबर देखना चाहिए कि हम अमेरिका से बेहतर कर रहे हैं या यूके से बेहतर कर रहे हैं। अगर वहां 5 लाख लोग मरे तो क्या जरूरी है हमने 3 लाख लोग मार के हम कहेंगे कि हम बेहतर हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी हेल्थ व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि अगर हम ऑक्सीजन दे पाए सब लोगों को। जैसे जैसे नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे वैसे वैसे मोर्टेलिटी बढ़ेगी। ये स्टीप कर्व है क्योंकि आप ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। एक पेशेंट मेरे पास 5 दिन से भर्ती है, छठे दिन पे बाईपैप लगने के बाद आज ठीक हुआ है। अगर वो बाईपैप नहीं लगता तो शायद वो दूसरे दिन पे मर जाता। बाईपैप की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, ये समझिए। अगर हम 70 साल तक अभी बढ़ाने की कोशिश करेंगे 135 करोड़ लोगों को, ये भयानक जो स्थिति है वो उसको पूरा नहीं कर सकते। अब तीसरी चीज, सबसे सिंपल चीज, बातों की बात, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन। उस लॉकडाउन में वैक्सीनेट करो लोगों को, डॉक्टरों को, नर्सेस को ब्रीदिंग स्पेस दो, डीक्लटर करो, डीक्लॉक करो अस्पतालों को, और फिर लोगों को आगे देखना स्टार्ट करो। लॉकडाउन से खत्म नहीं होगा, स्लो डाउन होगा। बिल्कुल, और स्लो डाउन की जरूरत इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसका जिक्र यहां पर डॉक्टर राहुल भार्गव कर रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं होगा तब तक उस रफ्तार पर काबू नहीं पाया जा सकेगा और इसी तरह से आंकड़े हाहाकार हड़कंप के तौर पर सामने आते रहेंगे। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी तापस सेन गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है। तापस, आपने लगातार बंगाल की सियासत में, बंगाल की जनता के बीच में आप मौजूद रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आपने आज जाकर देखा है। क्या वो डर जो पहले से देश भर में शहर शहर में नजर आया, वो क्या कभी बंगाल में, कोलकाता में, बाकी शहरों में, गांव कस्बों में, जिलों में दिखाई दिया आपको कि लोगों को डर है कि कोरोना है, इसका म्यूटेंट जो है किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से जो अटैक है लगातार हो रहा है? क्या महसूस किया है आपने? जी शबीना, मैं आपको सीधे तौर पे बताता हूँ। मैं इस समय साउथ कोलकाता में मौजूद हूँ। राजबिहारी का इलाका ये खचाखच भरा रहता है। आज देखिए रास्ता कितना सुनसान है। जितना दिन आगे बढ़ता जा रहा है लोग घरों से निकलना कम कर दिए। अगर आप कहें कि लोग क्या अब समझने लगे कि कितना खतरनाक है ये वायरस, तो मैं आपको बताऊँ कि ये काफ़ी देर हो चुका है। जब राजनीतिक दलों ने, जब तक चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया तब तक काफ़ी देर हो चुका था और ये मल्टीप्लाई होता गया है। शहरों में हुआ है। खासकर जो सबसे बड़ी सिरदर्द है कि ये जो टेस्टिंग अभी इतनी तादाद में नहीं हो रही है, लेकिन गांव, दूर दराज के गांव में जिस तरह से रैलियां हुई हैं और अभी भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से रैलियां की जा रही है, बीजेपी की तरफ से की जा रही है, ये रैलीज जितनी होगी उतनी मल्टीप्लाई करेगा। और चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया वो 5 दिन भी नहीं हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी डिटेल तापस आपके जरिए दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे, क्योंकि लगातार हम यही पूछ रहे हैं, जान रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और ज्यादा भयानक हो जाएंगे। आखिर कितना यह खतरनाक है, क्योंकि जब तक हम खतरे को भांपेंगे नहीं, हमें मालूम नहीं चलेगा कि खतरा कितना ज्यादा बड़ा है, तब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे। सावधानी पर भी चर्चा होगी। एक छोटा सा ब्रेक, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ, फौरन हाजिर होते हैं। तो बंगाल में कोरोना महाविस्फोट के तौर पर अब दिखाई दे रहा है, या फिर आने वाले वक्त में हालात और कितने भयानक हो सकते हैं, उससे सावधान करने की कोशिश और उससे बचने के तरीके हम लगातार न्यूज नेशन के जरिए अब आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव हमारे साथ है, डॉक्टर अंजर काजी हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजेश केसरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर राहुल, आपकी तरफ रुख करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं जिनके जवाब हम लगातार आप सभी से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जिस समाधान का हम जिक्र कर रहे थे, कोरोना के तीसरे म्यूटेंट के खतरे से आखिर बचें तो कैसे बचें, वो सटीक सॉलिड रास्ता आप क्या मानते हैं? सबीना जी, देखिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की बात पिछले डेढ़ कोई ना कोई उसे इंप्लीमेंट करेगा, ये बात पक्की समझ लीजिए। इस बार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए कि जीरो टॉलरेंस के माध्यम से हमें इंप्लीमेंट कराना आवश्यक है, पहला। दूसरा, लॉकडाउन करना अब आवश्यक है और सेंटर से एक ही चरण में कंप्लीट लॉकडाउन ऑफ द कंट्री। क्यों? क्योंकि अगर दिल्ली करेगा, हरियाणा नहीं करेगा, हरियाणा करेगा, उत्तर प्रदेश नहीं करेगा, अरे बॉर्डर्स तो खुले हुए हैं, लोग इधर से उधर लेके जा रहे हैं। दूसरा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है सबीना जी, वैक्सीनेट। 2 तारीख के बाद, 2 तारीख आने में कितने दिन बचे हैं सबीना जी? 4 दिन बचे हैं। हमारे पास आज भी नीति और नियत क्लियर नहीं है कि वैक्सीन की क्वांटिटी कितनी है, पहला कितनों रुपए में मिलेगी, दूसरा प्रोक्योरमेंट कैसा होगा ये नहीं पता, और रोज आपको कितना वॉर फुटिंग में वैक्सीनेट करना है। 1 करोड़ लोगों को अगर आपको अगस्त तक अस्पताल और बाजार खोलने हैं, अर्थव्यवस्था चलानी है, उसका प्लान कहाँ है, उसका ब्लूप्रिंट कहाँ है? हो सकता है गलियारों में चल रहा हो, पर आम आदमी को तो नहीं पता।
तो अब 2 तारीख से पैनिक होने वाला है। देखिएगा वैक्सीन के लिए स्क्रैम्बलिंग होगी, जान पहचान चलेगी, कॉमन आदमी को नहीं मिलेगी। तो ये सारी व्यवस्था को समझाना और सुचारू रूप से चलाना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबीना जी, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वैक्सीन की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर करें, सो दैट जो हमने अपनी इज्जत इस कोविड एपिसोड में 2.0 में खोई है उसको हम रिगेन कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे हम सभी यहाँ पर सहमत हैं। लेकिन क्या फैसला यहाँ पर सिस्टम के जरिए लिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि टुकड़ों में तो लॉकडाउन देखने को मिल रहा है, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि रफ्तार कम करने के लिए बेहद जरूरी है, अभी उसे फैसला लेना बाकी है। ट्रिपल म्यूटेंट में क्या कोई नए लक्षण है, इसको जानने के लिए मैं हेल्थ एक्सपर्ट आपके पास आना चाहूंगी, डॉक्टर राजेश केसरी। क्या कुछ आपको लगता है जिस ट्रिपल म्यूटेंट का हम जिक्र कर रहे हैं, क्या कोई नए सिम्टम आप इसमें बताना चाहेंगे जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए? जी, ट्रिपल म्यूटेंट में बहुत सारे सिम्टम हैं। हर व्यक्ति को एक ही कोई सिम्टम नहीं होता, तो सिम्टम अलग अलग हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। इसी में बताना चाहूँगा कि जो शुरुआत में बात भी हुई कि लोग अक्सर सोचते हैं मुझे सर्दी जुकाम है, मुझे गले में खराश है, ये सब लक्षण आते हैं, या पेट में दर्द होता है, जी मिचलाता है। कुछ लोगों को लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट होता है, लेकिन बहुत कम लोगों को। आमतौर पर ज़्यादातर लोगों को शुरुआत में हरारत सी होती है, हल्का बुखार से लगता है लेकिन बुखार होता नहीं, फिर थोड़ा बुखार आता है, एक आध दिन बुखार रहता है, फिर बुखार चला जाता है। तो लोग सोचते हैं कि हम तो ठीक हो गए, हमें तो सर्दी जुकाम था, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 दिन हो सकता है वो बुखार न रहे, उसके बाद फिर बुखार बहुत तेजी से आना शुरू होता है। तो इन 3-4 दिनों में बहुत सारे लोगों को वो ऑलरेडी बीमारी फैला चुके होते हैं, और ये जो 3-4-5 दिन बीतते हैं, इन 3-4 दिनों में उनको लंग्स में बीमारी फैलने लगती है, बहुत बीमारी फैल जाती है। जैसे चर्चा की 50 से 75% लंग्स ऑलरेडी डैमेज हो जा चुकी हैं, और जब दूसरी बार बुखार आता है तो उनकी सांस भी फूलने लगती है, उनको सारे लक्षण भी नहीं होते, उनको बहुत खांसी भी नहीं आ रही होती, ऑलरेडी उनका सैचुरेशन कम होने लगता है। तो ये सब इस तीसरे म्यूटेंट में बहुत जल्दी हो रहा है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी थोड़ा भी लक्षण हो, लक्षण क्या है, जैसे पेट दर्द है, खांसी है, हरारत है, थोड़ी ठंड लग रही है, गले में दर्द है, गले में खिसखिसाहट है, ये सब कोरोना के लक्षण है। आप ये ना सोचो तो कोरोना हो नहीं सकता। अभी मैं मरीजों को देख रहे हैं, बोल रहे हैं सर मुझे तो 1 हफ्ते पहले बुखार आया था, 5 दिन पहले आया, लेकिन वो कोरोना नहीं था, कोरोना तो मुझे अभी हुआ है। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, अगर आपकी पीसीआर की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं है, क्योंकि 30 से 40% लोगों को जो शुरुआत के 1-2 दिन में कोरोना का टेस्ट किया जाता है तो वो अक्सर नेगेटिव आता है। बिल्कुल डॉक्टर राजेश जी, आप बहुत अहम बात कर रहे हैं, और ऐसे कई मामले हमारे आसपास खुद सामने आ चुके हैं। डॉक्टर अंजर काजी, आपको लगता है जो बात यहाँ पर डॉक्टर राजेश केसरी कह रहे हैं उसमें कुछ आप ऐड ऑन करना चाहेंगे, कुछ ऐसे लक्षण आप बताना चाहेंगे जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि जैसे ही दिखे अपनी जिम्मेदारी के साथ टेस्ट करवाएं और दवाई लेना वक्त पर शुरू कर दें? मैम, मैं बिल्कुल सर की बात से सहमत हूँ। हम क्या देख रहे हैं कि 2-3 दिन किसी को फीवर आता है तो घर पे वेट करता है पहले, फिर वो खुद ब खुद जाके RT-PCR टेस्ट कराता है, फिर 2 दिन उसका वेट करता है, 5 दिन के बाद अगर वो पॉजिटिव या निगेटिव आता है तो फिर आके कहता है कि सर हमारा तो टेस्ट निगेटिव है। RT-PCR टेस्ट निगेटिव होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना नहीं हो सकता। आप पहले दिन, दूसरे दिन जाके अपने डॉक्टर की सलाह लें, और अगर फीवर विद कफ या थोड़े से भी सिम्टम्स हैं, माइल्ड सिम्टम्स भी हैं, तो आपको क्वारंटीन या डॉक्टर की सलाह में आ जाना चाहिए। खुद ब खुद अपना इलाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। और मैं दूसरी बात ये कहूंगा कि सही इस टाइम इतना मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया है, कोरोना की स्प्रेड इतनी तेजी से हो रही है कि अगर ऐसे ही सब कुछ खुला रहा तो कोई भी इंसान, कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी गवर्नमेंट उसे नहीं रोक पाएगी। बिल्कुल, और हमारा मकसद यही है कि कुछ समाधान यहाँ पर दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि दर्शक बहुत परेशान है, कंफ्यूज भी है, घर पे भी रह रहे हैं, कोरोना अपने शिकंजे में ले रहा है, इसका डर भी हम देख सकते हैं। सर, डॉक्टर अनिल गोयल, आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, RT-PCR टेस्ट में वायरस आखिर क्यों पकड़ में नहीं आ पा रहा है? क्योंकि पहले तो ऐसे केसेस सामने नहीं आ रहे थे, अब तो खुलकर ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। इसके पीछे की आप क्या वजह मानते हैं, क्यों ये पकड़ में नहीं आ रहा? इसकी वजह यह है कि बहुत तेजी से ये इन्फेक्शन होता है। जैसे पहले मैंने बताया, पहले ही दिन उसको बुखार, खांसी और अगले दिन निमोनिया चालू हो जाता है। इसीलिए कई बार RT-PCR को इवेट कर रहा है। ये जो वेरिएंट है ये RT-PCR को इवेट कर रहा है, मतलब उसको भी धोखा दे रहा है, इसका मतलब RT-PCR टेस्ट को। और इसका मतलब ये नहीं है कि उसको कोविड नहीं है। उसको तीसरे चौथे दिन जब हम रिपीट कराते हैं
तो आरटीपीसीआर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब यह है कि दर्शकों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आपके सिम्टम्स क्या है, आपकी क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है, आपके डॉक्टर देखकर उसका इलाज तजवीज करेंगे। दोबारा मैं बताना चाहता हूं, अगर खांसी जुकाम बुखार है और इस वाले वेरिएंट में कुछ अनयूजुअल लक्षण है, जैसे अभी आप पूछ रहे थे, उनमें है एक ब्लोटिंग ऑफ आईज है, मुंह के अंदर थ्रश है, व्हाइटिश थ्रश है, और लूज मोशन या गैस्ट्रोएंटराइटिस, ये भी इसका बहुत बड़ा चेंजिंग सिम्टम्स है इस बार। इन सब में कोई भी है तो डॉक्टर द्वारा उसका इलाज कराएं, और इस बेसिस पर डॉक्टर कोविड के हिसाब से ही इलाज करेंगे, वेदर आरटीपीसीआर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि ये वायरस 4 गुना तेजी से फैलता है, 4 गुना ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करता है, ये इसका विशेष प्रॉब्लम है। और आरटीपीसीआर को भी धोखा दे रहा है टेस्ट को, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ और जीनोम आ गए हों जो उस आरटीपीसीआर टेस्ट में नहीं है, जो 3 दिन बाद फिर दोबारा से टेस्ट में पॉजिटिव मिलता है। इसका तो कैसे आखिर ये स्ट्रेन टूटेगी, उसकी कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। अपना खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राहुल भार्गव, कोरोना की ये बेकाबू रफ्तार हम सभी के सामने है, पूरे देश के सामने है। हाहाकार हड़कंप क्या होता है अब जाकर असल मायनों में मालूम चल पाया है, लेकिन इसे रोकने का आप क्या और रास्ता यहाँ पर बताना चाहेंगे? आप सभी से ये रास्ते देखिए हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई रास्ता यहाँ पर आम दर्शकों को ऐसा मिल सके जो कम से कम उन्हें ये सुकून दे सके कि अगर हमें कोरोना हुआ है, हमारे परिजनों को कोरोना हुआ है, तो हम सीधे मौत के मुंह में ना जाएं, बल्कि अपना बचाव कर सकें। सबीना जी बिल्कुल सही, आप में इंटेंट होना चाहिए और नीति बिल्कुल सही होनी चाहिए। सेंटर को इस समय सेंटर और स्टेट की लड़ाई छोड़ के एक वॉर रूम क्रिएट करना चाहिए, जिसके अंदर एपिडेमियोलॉजिस्ट हो, वायरोलॉजिस्ट हो, और एपिडेमियोलॉजिस्ट ये बता पाए कि ये संक्रमण किस तेजी से बढ़ रहा है। डायनेमिक स्टडीज आपको बता सकती है एग्जैक्ट तरीके से। आप याद करिए, आपको पता चल जाता है ना सबीना जी, किस दिन बारिश होगी, किस दिन बारिश नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही इसका भी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से केसेस बढ़ेंगे, कितनों को ऑक्सीजन लगेगी, किसको बाईपैप लगेगा, कितनों को वेंटिलेटर लगेगा। जरूरत है नीति की, नीति और नियत होना जरूरी है, तब हम इसको हरा सकते हैं। देश में इतने यूथ है, युवा है, टैलेंट है कि अगर हम सब साथ मिलके 10 उंगलियां साथ मिलके चले, मुट्ठी बना के, तो हम जीत जाएंगे। इस समय स्टेट और सेंटर की लड़ाई छोड़ दीजिए। अगर लोग जिंदा रहेंगे तो वो बीजेपी को जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी को जिताएंगे, पर उनका जिंदा रहना जरूरी है। बिल्कुल, आप सियासत से नहीं जुड़े डॉक्टर राहुल भार्गव, फिर भी आपने बहुत बखूबी इस बात को यहाँ पर रखा, किस तरह से फिलहाल इस वक्त सियासी तौर पर पक्ष विपक्ष हर किसी को मिलकर आगे चलने की जरूरत है। डॉक्टर राजेश केसरी, आपको क्या लगता है कोरोना की ये बेकाबू रफ्तार, खासतौर से अगर आप बंगाल का जिक्र करें, जो आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं, और जैसा कि आप सभी पैनलिस्ट भी मान रहे हैं कि ये सिर्फ अभी तो शुरुआत भरी दिखाई दे रही है, जो कुछ पिछले महीनों में हुआ है वो और ज्यादा आंकड़े डरा सकता है, वहां पर किस तरह से लोग सतर्क रहें, सावधान रहें? अब जी, लोगों को अब ये रखना है कि बंगाल में, पूरे देश में एक लॉकडाउन बहुत जरूरी है, खास तौर पे बंगाल में। क्योंकि क्या हुआ है, लोग अभी ये बीमारी लेके अपने घरों में पहुंचे हैं, लोग बिल्कुल सतर्क नहीं है, अपने घरों में पहुंचे हैं, और जो मीटिंग में गए हैं, जो इन सब जगह गए हैं, वो बीमारी लेके अभी फैला रहे हैं। अब बंगाल में तो ये बीमारी गांव-गांव में फैलेगी। अगर दिल्ली खाली दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे वगैरह इन सब जगह खाली बड़े शहरों में थी, तो बंगाल में जो लोग रैलियों में आए हैं वो बीमार हुए हैं, वो कैरियर हैं, अपने घर जा रहे हैं, दूसरों को बीमार कर रहे हैं। अभी तो समय आएगा, जैसे दिल्ली में अभी हमें संख्या बढ़ी जो नजर आ रही है, वो संख्या आज की नहीं बढ़ी है, वो संख्या उन लोगों की बढ़ी है जिनको 10 दिन पहले बीमारी हुई थी, उन्होंने फिर टेस्ट कराया, फिर 5-6 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। हर चीज में लैग हो रहा है। तो इस समय जैसे इलाज में देरी हो रही है, वैसे टेस्टिंग में भी देरी हो रही है। अगर आज लैब में सैंपल जा रहा है तो 4 दिन 5 दिन बाद उसकी रिपोर्ट आ रही है। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा, पड़ा है, ये एक छोटा सा ट्रेलर है। जो असली पिक्चर है वो आगे आने वाले समय में आएगी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर अभी भी हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा तरीका है कि अचानक कोई दवा आ जाए, अचानक कोई इलाज आ जाए। ये सब जो अभी हो रहा है, ये सब हमें 10 दिन पहले दिखाई दे रहा था, 2 हफ्ते पहले मैंने इसके बारे में चर्चा की। इस हकीकत से वाकिफ था, लेकिन अब जो हकीकत सामने आ रही है वो वाकई डरा रही है। और जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि ये ट्रेलर भर है, पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन उम्मीद करते हैं, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत के नतीजे क्या सामने आएंगे वो भी सभी के सामने है। डॉक्टर अनिल गोयल, सवाल ये है कि लोगों में कोरोना का ये जो खौफ है, इस डर से आखिर वो कैसे बचे? क्योंकि हम देख रहे हैं वो काफी पैनिक भी हो रहे हैं, और उनका जो पैनिक है वो पैनिक अटैक में भी
सामने आ रहा है। सर, ये भी जानना चाहेंगे सवाल के साथ साथ में, जो गैप यहाँ पर आता है रिपोर्ट में, जो 5 दिन का, 4 दिन का, 7 दिन का, इस दौरान एक मरीज को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, खौफ और पैनिक जो हो रहा है उसका तो जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है, पहली बात। और आपने कहा 3-4 दिन में अगर रिपोर्ट आ रही है तो अगर क्लिनिकली आपको सिम्टम्स है तो आपको कोविड की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। आपका सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इस वक्त लोगों को क्या करना चाहिए। लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, पीपल शुड स्टे इंडोर, घर के अंदर रहें भाई साहब, बाहर निकले नहीं। अगर आपको कोई भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाए नहीं, अगर आपको बहुत जरूरी है तो बाहर जाएं। ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, इसमें अगर बाहर जाना है तो मास्क में भी आपको एयर फिल्टर लगाना पड़ेगा। ये इतना तेजी से जो केसेस बढ़े हैं, ये अब तय हो गया है लैंसेट स्टडी द्वारा कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। घर के अंदर रहें, बहुत मजबूरी हो तो बाहर जाएं तो मास्क में एयर फिल्टर लगाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें, तभी आप बच पाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कौन आपके आसपास बीमार घूम रहा है। आप किसको सिम्टम्स हैं, डॉक्टर से उसका इलाज कराएं। RT-PCR की रिपोर्ट 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, इट डजंट मैटर, उसका इलाज कोविड की तरह ही शुरू होना चाहिए। हर डॉक्टर ये आज जानता है, ये जनता को भी आज जानना चाहिए, खुद दवाई ना लें। ये 2 सवालों के आपके जवाब हैं। और सबसे जरूरी है, बिना मतलब बाहर न जाएं, अपना खुद आप सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लगाएं। लॉकडाउन तो सरकारें लगाएंगी, मैं 15 दिन पहले भी बोला था, प्लीज स्टे इंडोर्स। दिल्ली वासियों घर के अंदर रहिए, वो नहीं रहे। आज भी जिसको मौका लगता है बाहर चला जाता है, मास्क नहीं लगाता, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में घूमता है, तो ये इस तरह नहीं चलेगा। नहीं तो फिर सरकारों को ये एनफोर्समेंट लॉकडाउन की तरह लगाना पड़ेगा। जो मास्क नहीं लगाएंगे उनको 1,000, 10,000 का जुर्माना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और डॉक्टर अनिल गोयल, यही सबसे बड़ी विडंबना इस देश के सामने आ रही है कि अब भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ रहे हैं। मतलब सख्ती की जरूरत पड़ रही है इन हालात में। आप खुद समझिए कि क्या कुछ यहाँ पर हमारी सोच आगे बढ़ रही है। सब्जी मंडियों में भारी भीड़ है, अभी भी लोग किस तरह से बाहर निकल रहे हैं, बेवजह तमाम तरीके के बहाने यहाँ पर सामने आते हैं। डॉक्टर अंजर काजी, बंगाल में कोरोना का यह महाविस्फोट सभी के सामने है, लेकिन अब जैसे जैसे मामले बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है वैसे वैसे हर कोई अस्पताल की तरफ रुख करेगा। लेकिन आपका क्या कुछ मानना है, कैसे मरीजों को अस्पताल की तरफ रुख करना चाहिए? मतलब क्या हर सिम्टम में अस्पताल की तरफ जाना चाहिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके घर पर भी वो अपना इलाज डॉक्टर से करवा सकते हैं? देखिए मैम, अगर पहले दिन हम बात करें तो पहले दिन मुझे नहीं लगता किसी को भी एकदम अस्पताल में भागने की जरूरत होती है। अगर हमारे गूगल पे या हर जगह हेल्पलाइन नंबर मौजूद है, हमें सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। और अगर सिम्टम्स डे और 2 की बात कर रहे हैं, फीवर परसिस्टेंट, कफ परसिस्टेंट, मतलब हर चीज बढ़ी हुई है, तो उन्हें अर्जेंट में हॉस्पिटल जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाके हमें अपने पूरे के पूरे वाइटल चेक कराने चाहिए, HRCT चेक कराना चाहिए। हमें किसी भी चीज में डिले नहीं करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हाईली सीवियरिटी का इलाज CT स्कैन के बेस पे किया जाता है, और CT स्कैन कराने के लिए हमें तीसरे या चौथे दिन अर्जेंट CT स्कैन कराना चाहिए। हमें सिर्फ पहले दिन वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि माइल्ड फीवर और कफ को हम डॉक्टर के द्वारा कंसल्ट करके, वो भी अपने आप कुछ मत करें। हमें उनकी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि आप किसी के संपर्क में तो नहीं आए थे, आप कहीं गए तो नहीं थे, तभी हमें सस्पेक्टेड हो पाता है कि आप कोविड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, वो हम तय करते हैं। जनता को 100% डॉक्टर की सलाह में रहना अनिवार्य है। बिल्कुल, तो अपना डॉक्टर यहाँ पर खुद न बने बल्कि डॉक्टर की सलाह जरूर ले। डॉक्टर अंजर यहाँ पर ये खास हिदायत दे रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप क्या कहना चाहेंगे? वो कौन से मरीज आप मानेंगे जिन्हें अस्पताल में जाना चाहिए? क्योंकि इस वक्त अस्पतालों की हालत क्या है हम सब जानते हैं। अब बंगाल में जो ट्रिपल म्यूटेंट का ये खतरनाक रूप है, अब देखने वाले हैं हम, उसमें और क्या हालात होंगे। ऐसा तो है नहीं कि वहां अचानक से सारे डॉक्टर्स आ जाएंगे, अस्पताल जो है वो सेंटर्स जो है वहां पर रातों रात या दिनों दिन बन जाएंगे। आप हमारे देखने वाले उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? कौन से सिम्टम्स आपको सबसे ज्यादा गंभीर लगते हैं जिसमें वो सीधा अस्पताल की तरफ रुख कर सकते हैं, वरना घर पर अपना सुरक्षित इलाज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से? 2 चीज ध्यान रखिए सारे दर्शक, पैनिक मत करिए। सरकारें स्क्रैम्बल करेंगी, बट अल्टीमेटली ये देश इतने साल 5000 की हिस्ट्री में हमेशा चुनौतियों से लड़ा है और जीता है। सबीना जैसे बहुत सारे लोग और एंकर्स पॉजिटिविटी ला रहे हैं। सरकार उठेगी, बेड्स होंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई अगले 3 दिन में ठीक हो जाएगी। ये ध्यान रखिए, ये विश्वास रखिए। देश है, चुनौती है, हम जीत जाएंगे। दूसरी एस्पेक्ट, अपना पल्स ऑक्सीमीटर ले लीजिए, नहीं तो पड़ोस वाले से ले लीजिए, 4 घरों में 1 रख लीजिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहिए। 94 से अगर नीचे जाए
तो अस्पताल जाके अपना ऑक्सीजन लगाइए, 98% लोग ठीक होंगे। तीसरी चीज, अगर किसी को परसिस्टेंट बुखार रहता है 5वें दिन के बाद भी, वो डॉक्टर से जरूर सलाह कर ले। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, व्हाट्सएप से कोई सलाह ना लें, गूगल से कोई सलाह ना लें। आपके आसपास का डॉक्टर को पता है कि क्या करना है। ना रेमडेसिविर के पीछे भागिए, ना टोसी के पीछे भागिए, ना 40,000 रुपए दीजिए, ना 80,000 रुपए दीजिए, वो दवाइयां काम नहीं करती हैं। प्लीज इस बात को समझिए। WHO ने हटा दिया, सब चीजें कर दी हैं। सरकार मुस्तैद है, सरकार में जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। चुनौती बड़ी है पर असंभव नहीं है, आप ठीक हो जाएंगे। घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर मत रखिए, मत खरीद के लाइए ऑक्सीजन सिलेंडर 80-80 हजार रुपए के। आप सरकार के पास जाएंगे, अगले 5 से 7 दिन में सब चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एक खास पैनल आप सभी हमारे साथ जो जुड़ा, जिन्होंने बताया, क्योंकि डराता तो हर कोई है लेकिन सावधान करने के साथ साथ आप लोगों ने ये बताया, डॉक्टर अनिल गोयल ने, डॉक्टर राहुल भार्गव ने, अंजर काजी साहब आपने भी, और साथ ही राजेश जी आपने भी यहाँ पर बताया कि किस तरह से महाविस्फोट की स्थिति को हम हैंडल कर सकते हैं। एक छोटी सी सावधानी अगर हम बरतेंगे, जो कि हमारे पैनल ने बताई है, वो आपको कोरोना से बचा सकती है। और अगर आप कोरोना की गिरफ्त में आ भी गए हैं तो भी आप बच जाएंगे। लेकिन ये जो पॉइंट्स आपने शो के जरिए देखे हैं ना, उन पर जरूर गौर फरमाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब एक जरूरी खबर, एक जरूरी अपील आपसे करना चाहेंगे अपने इस चैनल के जरिए। इस मुश्किल हालात में जब एक एक सांस के लिए लोग जूझ रहे हैं, कई कोरोना मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी का सकारात्मक असर दिखा है। ऐसे में न्यूज नेशन आपसे अपील करता है कि आप भी प्लाज्मा डोनेट करें। अगर आप 22 दिन पहले कोविड से ठीक होकर लौटे हैं, आपकी मदद लोगों तक पहुंचाने का जरिया बनेगा आपका अपना चैनल न्यूज नेशन। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि इस वक्त आपके सामने है, 9711002266, इस पर प्लाज्मा डोनर अपनी पूरी डिटेल भेजिए और किसी की जिंदगी यहां पर बचाने का आप जरिया बनिए।